अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। पहली बात करते हैं रिसीट क्या होती है। रिसीट जो हमें कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, अब उसमें हम रेवेन्यू और कैपिटल बात करेंगे। रिसीट का मतलब है बेटा कुछ रिसीव होना, ठीक है। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है पहले इसको समझते हैं। देखो अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करता हूं, किसकी बात करो, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो ये वो रिसीट है जो मेरे रेवेन्यू नेचर की, मतलब मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है बिजनेस ऑपरेशन से, यानी मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है बिजनेस एक्टिविटी से, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें मतलब मैं डील कर रहा हूं, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो रिसीट जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी मेरी सेल्स, एग्जांपल मेरी सेल्स जिस गुड्स में मैं डील कर रहा हूं वही मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होगा, तो वो हो जाती है रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू रिसीट इसे हम शो करते हैं ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हाँ शो करेंगे ट्रेडिंग या पीएनएल में क्रेडिट साइड। एक बार समझ में सिंपल। अभी ट्रेडिंग पीएनएल क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है जी। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो रेवेन्यू रिसीट क्या है, जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेरी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बना सकते हैं, फिर मैं डेफिनेशन भी लिखा हूं, ठीक है। पहले भी सुनो फिर बताऊंगा, मैं टाइप देता हूं आपको, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करेंगे तो कैपिटल रिसीट जस्ट अपोजिट टू रेवेन्यू। इसका मतलब वो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, यानी मेरी डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो डे टू डे एक्टिविटी में भी नहीं है। इसका मतलब मैं इसमें डील भी नहीं कर रहा हूं। यस और नो। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं तो ले सकता हूं मैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने एसेट पढ़ा है, कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट क्या, मेरा फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट है। यस और नो। हाँ मेरा प्रोजेक्टर मेरा फिक्स्ड एसेट है, मेरा डिजिटल फिक्स्ड एसेट है नहीं है। अब क्या मैं अपने बिजनेस में एसेट बेच रहा हूं, एसेट थोड़ी ना बेच सकते हैं, वो मेरे डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है। पर मान लो ये स्क्रीन खराब हो गई या मुझे अपग्रेड करनी है तो ये बेच रहा हूं, ठीक है। ये जो स्क्रीन है मुझे बेचनी है, क्या मैं डेली स्क्रीन बेचने का काम कर रहा हूं, नहीं। पर बेचा तो पैसा आया, तो कुछ रिसीव हुआ, तो ऐसी चीजें जो मेरे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है फिर भी नहीं है, तो वो हो जाती है मेरी कैपिटल। क्या हो जाती है मेरी, इन्हें हम बैलेंस शीट में शो, कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही था। आइएगा समझ में, बेटा समझ आया पीछे क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला यार हम दो रिसीट की बात करें, रिसीट क्या है, रिसीव होना, उसमें दो चीजें, या तो कैपिटल होगा या फिर रिवेन्यू होगा। कैपिटल मतलब जो चीजें मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, फिर मुझे बेचनी पड़ी या मैंने कुछ ऐसा खरीदा जिससे मुझे पैसा मिला, रिगार्डिंग मेरे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होना चाहिए, जिसको मैं डील करना नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ये मेरे सेल, ठीक है, तो उसे मैं शो करता हूं, बैलेंस शीट में शो करता हूं। भाई मैं बात बिजनेस रिलेटेड है उससे एक्टिविटी यानी डे टू डे एक्टिविटी यानी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है, उससे कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, रिवेन्यू। बस समझ में, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको दोनों की डेफिनेशन दिखा देता हूं। बात करते हैं सबसे पहले रिवेन्यू रिसीव, इसकी रिवेन्यू लिख सकते हो, these receipts are directly related to the business operations or day to day activity of business, or the receipts from the goods or services in which the business deals in, ठीक है, जिसमें बिजनेस डील करता है। एग्जांपल्स सेल्स, ठीक है, ट्रीटमेंट, शोरूम, क्रेडिट साइड। एग्जांपल सेल्स,
ठीक है, ट्रीटमेंट शोन ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल। बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। These receipts are from the ancillary, यानी इसका मतलब होता है रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये रिलेटेड एक्टिविटीज बिजनेस की रिलेटेड एक्टिविटीज से है, बिजनेस से नहीं है, ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर एक्टिविटी से नहीं है, उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं बिजनेस ऑपरेशन से एंसिलरीज, एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई एसेट बेचा उससे मुझे पैसे मिले। ट्रीटमेंट, सुनना इसको ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं, शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो करेंगे एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, कोई एसेट बिक गया होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट में जाएगा चाहे लायबिलिटी हो या एसेट का डिक्रीज, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एग्जांपल्स में लिखा कैपिटल रिसीट्स एग्जांपल और लिख देते हैं और रिवेन्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो दो तीन एग्जांपल लिखा दो ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ठीक है। और लिख देते हैं ऐसे लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट। फर्स्ट लिख सकते हो अमाउंट, जो हमने लिखा अभी उसी को मैं और अच्छे से लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से आया हो या फिक्स्ड एसेट से आया हो। सेकंड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल समझा था हमने, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स मीन या पार्टनर्स, और मनी obtained from issue of debentures, shares in case of companies, कंपनी के केस में, कंपनी के केस में हम लोग प्रोप्राइटर या पार्टनर तो होते नहीं है उसमें, तो पैसा हम लोग लेते हैं या तो शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया। अब डिबेंचर क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ये आपको समझाएंगे, ठीक है। चले आगे और एग्जांपल हो सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, लोन लिए तो वो भी कैपिटल रिसीव हो जाती है, पैसा तो आएगा और रिवेन्यू नहीं सकता। एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड, जब हम फर्स्ट बात करते हैं तो वही मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेकंड कमीशन रिसीव्ड, में कमीशन मिला, थर्ड कोई फी रिसीव हुई, फी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स। सर्विसेज, जरूरी होता है कि मैं सिर्फ गुड्स में बिजनेस करता हूँ, ये मैं जो आपको करा रहा हूँ ये मेरी सर्विसेज की है, ठीक है, तो सेल ऑफ सर्विसेज। बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर, जिस तरह हमने रिसीव की बात किया, अब बात करें एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, सुनो लिखेंगे एक बार, क्या एनी डिसबर्समेंट, डेफिनेशन बड़ी प्यारी है, सुनना पहले डेफिनेशन को लिखते हैं और फिर समझते हैं। क्या एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for purpose of acquiring assets, goods, services is called expenditure, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, उसको तोड़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, क्या एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश का देना, मैंने आप लोगों को कैश दे दिया, एक पॉइंट, ये हो गया मेरा एक पॉइंट, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, डिसबर्समेंट ऑफ, यहां तक लिखा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी आपको दे दी, दूसरा क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
तीसरा, मैं कोई लाइबिलिटी इनकर कर लूं, मतलब मैंने ना तो कैश दिया ना मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बट लाइबिलिटी है, अपने सर पे ऑब्लिगेशन ले ली, यानी थर्ड हो गई इनकरिंग ऑफ लाइबिलिटी। क्यों क्यों? देखो तीन चीजें, या तो कैश का देना, या प्रॉपर्टी का देना, या अपने सर पे लाइबिलिटी ले लेना। फोर, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं मैं, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट, मैंने कोई एसेट एक्वायर कर लिया, ठीक है। अगर मैं ये एसेट मार्केट से लेके आ रहा हूं, या तो इसकी जगह मुझे कैश देना पड़ेगा, या कोई एसेट देना पड़ेगा, या फिर उधार में दिया उसको क्रेडिटर, ठीक है। एक तो बोला मैंने एसेट के लिए, दूसरा एसेट या फिर कोई गुड्स आ गए, गुड्स के लिए या तो मैं कैश में गुड्स दे दूंगा, कैश दे दूंगा, या फिर से कोई एसेट ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर उसके लिए भी कोई लाइबिलिटी सर पे ले लूंगा, या फिर सेम विद सर्विसेज की मैंने सर्विसेज उधार पे ले ली, या सर्विसेज ली तो कैश दे दिया, या सर्विसेज ली तो फिर से एसेट दे दिया। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर है क्या? क्या है? any disbursement of cash, transfer of asset, for the purpose of acquiring assets, goods and services। यही तो मैं बिजनेस में करता हूं, या तो मैं गुड्स खरीद या मैं सर्विसेज इनकर ले लूंगा, या फिर एसेट करूंगा, इसी के लिए तो कुछ एक्सपेंडिचर करूंगा। यस और नो? सो व्हाट डू यू एक्सपेंडिचर? Any disbursement of cash, transfer of property and income liability for the purpose of acquiring assets, goods and services called expenditure। वास्तव में तीन पॉइंट है, तीन इधर है, तीन इधर है, कैश का देना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, लाइबिलिटी इनकर करना, किस चीज के लिए? एसेट लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए और सर्विस लेने के लिए, वही एक्सपेंडिचर। बात समझ आई? अब कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है ये भी दो टाइप का हो सकता है भाई साहब, टाइप्स, कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर ये भी रिवेन्यू हो सकता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, सबको पता है, पर भाष्य की रुकी नहीं है, कह रहा रुको रुको रुको, मैं एक नया एक्सपेंडिचर और हूं जो कि थर्ड टाइप है। फर्स्ट और सेकंड सबको पता होता है भाई, थर्ड तो सिर्फ बताएंगे। कह रहा है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हो गए मेरे तीन, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तीनों को समझते हैं, करते हैं। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बता तो थोड़ा, कैपिटल सीट आपने पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? Any expenditure which is incurred, जो किया गया है, which is incurred in, इसलिए acquiring or increasing the value of fixed asset, ठीक है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है समझे? ये मेरा आईफोन है, ये मान लो मेरा एसेट है, ठीक है, या तो मैंने एक्सपेंडिचर किया इसको लेने में नया एक्वायरिंग ऑफ एसेट, या फिर मान लो अब इसकी स्क्रीन, अभी स्क्रीन के बिना तो नहीं चल सकता, डेड है ये फोन, ठीक है। अब मैंने इसकी स्क्रीन रिपेयर करा दिया, ऐसा कोई काम किया, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले इसकी वैल्यू थी, मान लो मैं विदाउट स्क्रीन ठीक कराए इसको 4000 पे कर, ठीक है, अब मैंने 20000 का खर्चा कर दिया स्क्रीन लगवा के, तो अब ये 40000 का बिक रहा है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैं कर रहा हूं, या तो नए एसेट को एक्वायर करने में, या पुराने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने में, उसे बोलते हैं कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने वहां पे एक नई मशीन लगाई, उसके लिए जो खर्चा किया है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। केस नंबर 2, मेरी मशीन ऑलरेडी लगी हुई और खराब हो गई, मेजर रिपेयर कराना पड़ा उसको, ठीक है, उसको रिपेयर कराने में अच्छा खासा मोटा खर्चा,
अब उसकी उससे वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ऐसा एक्सपेंडिचर या तो आप नया एसेट लेने के लिए कर रहे हो या एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? यहां तो कोई प्रॉब्लम? एग्जांपल कह रहे हैं, अच्छा यहां तक लिख लिया आपने? लिखेंगे, कह रहे हैं द अमाउंट, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट में कैपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा? अब जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। सच एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर is benefit over long period, ठीक है? ये एक्सपेंडिचर मेरे लॉन्ग पीरियड तक मुझे बेनिफिट देते हैं, ठीक है? लंबे टाइम तक, जरूरी नहीं सिर्फ एक साल तक, एक साल तक ज्यादा, मशीन आई तो कई साल चलेगी ना, ठीक है? लॉन्ग पीरियड, इसी वजह से एंड हेंस रिटर्न इन, इसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट यानी एसेट्स, रिटर्न इन एज एसेट्स इन बैलेंस शीट, ये हमारे एसेट बन जाते हैं, ठीक है? मेरे एसेट बन जाते हैं ये बैलेंस शीट। यहां पर कोई प्रॉब्लम? चलिए अभी बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां तक कोई बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो मैंने एक पॉइंट बोला यहां पे कि यार ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम ओवर लॉन्ग पीरियड लेते हैं, ये मेरा की पॉइंट हो गया, ठीक है? रिवेन्यू में हम जो बेनिफिट है वो सेम ईयर में लेंगे, सेम अकाउंटिंग ईयर में, बस ये डिफरेंस है, लिखेंगे that any expenditure the full amount या the full benefit of which is received during one during one accounting period, एक accounting period are termed as revenue expenditure. Example such as example such as salaries, electricity expenses, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा, ठीक है? ट्रीटमेंट की हम बात करें, डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है? क्योंकि इनसे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है इसकी भी एसेट की, इनसे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना पहले, लिखेंगे बाद में, पहले मैं समझाता हूं क्या है हमारा थर्ड, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसमें एक पॉइंट कर क्या है, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेंगे। फिर हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, उससे निकल के आया कि उसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग ईयर में लेंगे। थर्ड आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके वर्ड छोड़ते हैं। पहला कह रहे हैं डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आगे पास ऑन कर। रिवेन्यू हमने भी पढ़ा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमारे डेबिट करते हैं पीएनएल में और हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड वो सब चीजें होती है, एक्सपेंडिचर हमने नहीं पढ़ा, है ना? तो अब इसको कंबाइन करते हैं, कह रहे हैं ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम आगे आने वाले सालों में भी पास कर सकते, ठीक है? कल मैंने एग्जांपल लिया था एडवर्टीजमेंट का, याद है आईफोन वाला? आप देखो, मैंने अगर आज एडवर्टीजमेंट की तो जरूरी थोड़ा कि मुझे इसी साल उसका बेनिफिट मिलेगा, आगे आने वाले सालों में मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पार्ट में कुछ इस साल, कुछ अगले साल, कुछ उसके साथ डेफर कर देता हूँ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है रिवेन्यू नेचर का, पर मैं उसे डेफर कर रहा हूँ, तो बनेगा मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? लिखेंगे these are certain expenditure which are the revenue in nature, इनका नेचर रिवेन्यू है, बट the benefit of which is likely to be derived over number of years. Such expenditure are termed as
deferred revenue expenditure. एग्जाम्पल के लिए हमने दे दिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर,